पास हो जाए, बस मैथ में पास हो जाए, बहुत दिक्कत है हो जाओगे रियल टेंशन बहुत दिक्कत है। नहीं, सबसे सबसे मैथ ज्यादा हमारे पास मैथ अकाउंट की खत्म टेंशन नहीं है, होती। उसमें पास हो जाए, बस पासिंग मार्क्स ही आ जाए, मुझे याद है 30% हां स्नैप में हाँ यार मैथ में मेरे 27 होने वाले इंस्टा में आ रहे हैं उसमें नहीं आ रहे मैथ में अभी 80 नहीं 11th में 80 में से 27 द फर्स्ट क्वार्टर की 30 होगा आज पास आया, बाकी सब फेल थी, आज मैंने पास कैसे हो कर देगा मुझसे पास करो देखिए 27 से डायरेक्ट 60 आ गई थी। हमने कुछ बोला और नहीं तो क्या लड़ने ये चालू करो थोड़ा सा दिखा रहे हैं जाओ जल्दी बुला तो क्या पढ़ा रहे हैं सर 10 मिनट बच्चे क्या पढ़ाएंगे हम हैं बच्चों को बताया था कि रोजा सर 10 मिनट कम होता है हाँ बहुत कम बहुत होता है। एक पेपर के 10 मिनट बहुत होता है हाँ एक सेकंड बहुत होता है, पेपर थोड़ी हो रहे हैं सेटिंग ऊपर लो जाओ ये अभी थोड़ी ना हो रहा है चलो ना कहाँ से पढ़ाएंगे ये पढ़ा रहे थे ना इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के क्या एडवांटेज हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है पहला रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव यानी जो अगर आप टॉप अथॉरिटी है और वो काम किसी को सौंप दिया तो वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाती है उसको मालूम है यार फलाना बंदा ये काम कर लेगा या उस ग्रुप को ये काम दिया है तो वो ग्रुप ये काम कंप्लीट करके आएगा ठीक है ना दूसरा उसको क्या फायदा है क्विक डिसीजन क्योंकि जब एक ही आदमी 50 अलग अलग प्रोजेक्ट को डील करेगा तो प्रॉब्लम होगी सब फॉन्ट में है डिफॉल्ट में लेकिन अगर उसने क्या कर दिया अलग अलग अथॉरिटी बांट दी तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और डिसीजन जल्दी जल्दी हो ठीक है ना नेक्स्ट मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी देने पे आपको कोऑर्डिनेट करना आसान है क्योंकि आपको हर टीम में एक एक बंदे से कोऑर्डिनेट करना है सबको संभालने की जरूरत नहीं मैंने अक्सर इस पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि हमारे कॉलेज में 5 कॉलेज हैं तो जो चेयरमैन है वो 5 कॉलेजेस के सारे लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं करता उसने अथॉरिटी दे दी 5 प्रिंसिपल्स को तो वो केवल किन लोगों से कांटेक्ट करेगा 5 प्रिंसिपल और उसने क्या डिसाइड कर लिया पर डे में एक प्रिंसिपल से मिलूंगा तो 5 दिन में 5 प्रिंसिपल से मिला 2 दिन वो रिलैक्स वो बाकी काम कर रहा है तो इससे क्या हुआ सारा कोऑर्डिनेशन भी हो गया अथॉरिटी देने की वजह से क्योंकि उसको मालूम है कि सारा काम किसको देखना है प्रिंसिपल को देखना है नेक्स्ट इज इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज अब इससे मोरल कैसे बढ़ा जस्ट इमेजिन करो कि आप जहां जॉब कर रहे हो आप जब एंट्री कर रहे हो वहां तब बॉस सामने जब काम कर रहे हो तब आपके सर पे मटरा रहा है और जब आप निकल रहे हो और जब आप जाकर के बढ़ेगा नहीं लो हो जाए फिंगर करने जा रहे हो कि हम अब आउट होने का टाइम हो गया तो वो घड़ी देख रहा है और आप उसको देख रहे हो और ये रोज हो रहा है तो कितना मेंटल प्रेशर होगा यानी कैसा आदमी है आते आते जाते जब देख रहा है कि एक एक मिनट का हिसाब ले रहा है आदमी की लेबर वो भी क्या कहते हैं फील अलग आएगा ना लेकिन जस्ट इमेजिन कि उसने अथॉरिटी दे दी है प्रिंसिपल को उसने अथॉरिटी दे दी प्रिंसिपल को और देखो नो डाउट बॉस और चेयरमैन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है कि आपका कोई एक सीनियर है और आपका एक ऑनर है सीनियर अगर देख रहा है तो लगेगा उसका तो काम ही देखेगा लेकिन अगर बॉस देख रहा हो तो आपको लगेगा क्या इसके पास कोई काम धाम नहीं बस खाली है ना तो जब आप अथॉरिटी दे देते हैं तो क्या हो जाता है एम्प्लॉय का मोरल थोड़ा सा बढ़ता है जिसको अथॉरिटी मिलती है उसका तो नो डाउट बढ़ता है सर आप कौन से कॉलेज में बैठते हैं बीआईएमएस सर्वेंट स्लो मैनेजमेंट स्केलर चेन क्या होती है सुनना पड़ेगा बात ऑफ कम्युनिकेशन टॉप चेन होती है डायरेक्ट से बात नहीं होगी एक लेवल फॉलो मैं हमको अगर बात करनी है तो हम डायरेक्ट चेयरमैन से बात ना करेंगे हम इसको देंगे उसको हम बात करेंगे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बात करेगा एचआर से एचआर बात करेगा चेयरमैन से यानी हमारी बात एचआर चेयरमैन तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप से कूद के जाएगी लेकिन मान लो मैंने इस पे भी स्केलर चेन में भी होता बाईपास सर्जरी होती है गैंग प्लान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं उसमें क्या होगा कि अगर मैंने एक बार प्रिंसिपल को बोला मेरी बात ऊपर नहीं गई कोई रिस्पॉन्ड नहीं दोबारा बोला नहीं रिस्पॉन्ड तो मैं सीधे स्टेप जंप कर जाऊंगा सीधे एचआर के पास चला जाऊंगा तो मैं स्किप कर सकता हूँ गैंग प्लान में फिर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन इससे ग्रोथ फास्ट हो जाएगी प्रिंसिपल नहीं है ये हो गई इंपॉर्टेंस ये फायदे होंगे अगर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेंगे तो
व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? पावर अलग अलग वो है ना तेज चलाना है ना मोबाइल। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एक जगह। हाँ, यानी आप पावर बांट दे रहे हैं। जैसे इंडिया में दोनों सिस्टम चल रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी, लेकिन उन लोगों ने अपने अपने काम बांट दिए हैं। अगर मैं छोटे से पॉइंट पे बात करूं रोड की, ठीक है ना, सड़क को लेकर बात करें तो जो नेशनल हाईवे है, यानी जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ेगा, बात समझना, एक शहर से दूसरे शहर, अगर वो राजधानी को जोड़ रहा है, यानी कैपिटल टू कैपिटल, जैसे भोपाल को जोड़ रहे हैं लखनऊ से, तो वो जो रोड होगा वो नेशनल हाईवे कहलाएगा। एंड इट इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन एक स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर को जो जोड़ रहा है वो है स्टेट हाईवे। इसको कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो है तो रोड, दोनों रोड ही बन रही ना, लेकिन इसको क्या कर दिया? स्टेट गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि भाई अपने लोकल गवर्नमेंट तुम संभालो। ऐसे स्कूल में ले लो, सीबीएसई स्कूल है, कौन हैंडल कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल ओवर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट उसको देखती है, लेकिन स्टेट बोर्ड हर स्टेट का अलग है, यानी स्टेट को अलग पावर है कि अपना एजुकेशन सिस्टम आप अपने लेवल पे सुधारो। हमको जो कंट्रीब्यूट करना है वो हम सीबीएसई के माध्यम से करेंगे, करेक्ट। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मींस डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर बट ऑन कंट्रोल वे। इंपॉर्टेंट ये कंट्रोल क्यों, कैसे कंट्रोल किया? सीबीएसई स्कूल खोल दिए तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टैंडर्ड अपने आप हाई रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो लोग सीबीएसई की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये प्रेशर जनरेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन में कि भैया आप काम इफेक्टिव करो, ठीक है ना। इसमें होगा डिसेंट्रलाइजेशन। सर डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है इसमें? डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है मोड़ना, डाइवर्सिफाई करना या अलग रास्ता निकालना। खुद तो पढ़ता नहीं, हम लोग को कुछ पढ़ा है। चलो इसमें अंडरलाइन कर लो हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स में सीधे सीधे पॉइंट लिखे हैं। रिड्यूस बर्डन, हेडिंग्स नहीं बनी हुई ना, 5 पॉइंट लिख दिए हैं। अब मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, तब इसका डिटेल कहाँ से करोगे? 4 पॉइंट में आ गया तो डिटेलिंग तो डालनी पड़ेगी ना पेज। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? पहले रिड्यूस बर्डन, पेज नंबर 114 न्यू बुक में, पुरानी में 116 क्या करता है? ये बर्डन को कम करता है। भाई जैसे पहले मान लो, जो एग्जांपल ले लो वो स्कूल वाला दिमाग में रखो। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल ना खोले तो सारा बर्डन किसके ऊपर आता? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अगर आज एमपी में 2 लाख स्कूल हैं, किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। और सीबीएसई के मान लो 20,000 है ऑल ओवर एमपी में, क्योंकि सीबीएसई स्कूल ज्यादातर कहाँ है? जिलों में, जैसे सतना में। सीबीएसई स्कूल आपको चेहरा में ना मिलेगा या नगौद में नहीं मिलेगा, ब्लॉक में या गांव में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वैसे इन स्कूलों की संख्या 2 करोड़ 2 लाख नहीं है, ज्यादा है। छोटे एक हर गांव में एक स्कूल है, तो हर कस्बे में है, फिर जिले में है, सब मिला के मान लो 2 लाख है। अब मान लो ये स्कूल का काम डिसेंट्रलाइज ना होता, तब तो सब में सीबीएसई चलाना पड़ता ना, पूरा बर्डन किसका आ जाता? सेंटर में। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? बर्डन को कम करता है। जैसे हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख विलेज है, 6 लाख गांव है, 5,98,000 के आसपास, मोटा मोटा 6 लाख गांव। तो 6 लाख स्कूल खोलो, हर गांव में एक स्कूल। फिर लगभग 40,000 जो है वो ब्लॉक है, और लगभग 6,000 छोटी बड़ी शहर है, तो फिर दे देगा, हालत खराब हो जाएगी। तो डिसेंट्रलाइज करने से क्या होगा? बर्डन डाउन होगा।
सेकेंड है इट इंड्यूस मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट। तो मोटिवेशन अंडरलाइन कर लो कि इससे क्या होगा, जिसको अथॉरिटी मिलती है वो मोटिवेट होता है, जिसको काम मिलेगा वो डेफिनेटली उसका मोरल बूस्ट होता है। डिसीजन, इसमें क्या होगा, डिसीजन कौन लेगा, जिसको डिसीजन जिसको अथॉरिटी दी गई होगी। डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो जिसके पास पावर है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। अब जैसे देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती पूरे स्कूलों का प्लान तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या रखी है, सेकंड लैंग्वेज क्या रखी है। जैसे अभी आपके साथ क्या है, हिंदी मीडियम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है। तो हिंदी मीडियम में वो बोल देते हैं कि भैया हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, और इंग्लिश मीडियम बोल देते हैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज हिंदी। ये ऑप्शन है ना, एमपी में है ये ऑप्शन। केरला में उन्होंने ये हटा दिया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज रख दी कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल रख दी। लेकिन जस्ट इमेजिन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है, उसको प्रॉब्लम क्या आती, जिस भी लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज बोलने जाती वहीं पे पंचायत हो जाती। बात समझ में आ रही है? तो ये एक इशू क्रिएट होता, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भैया डिसेंट्रलाइज कर दो, आपको प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज से, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में चले क्या होती फर्स्ट लैंग्वेज? इंग्लिश। हिंदी भी है, हिंदी सेकंड लैंग्वेज उन्होंने रखा। ज्यादा नहीं होते। क्यों? उसका रीजन क्या है, सीबीएसई बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें वर्क कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में वो कम काम कर रहे हैं, ये फर्क पड़ा। अगली लाइन, इकोनॉमिक गेन, इसमें अंडरलाइन कर लो इकोनॉमिक गेन। इससे आपकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि आपका वर्क ज्यादा फास्ट होगा तो आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी। इफेक्टिव कंट्रोल, अगले एडिशन अंडरलाइन कर लो, इफेक्टिव कंट्रोल। आपको कंट्रोल करना आसान होगा। जस्ट इमेजिन करो, इतने सारे स्कूलों को कंट्रोल करना एक आदमी के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट था, लेकिन उसी की जगह क्या किया गवर्नमेंट ने, डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो हर स्टेट कोई 40,000 स्कूल खोले, कोई 50,000 खोले, कोई 20,000 खोले, वो अपना मैनेज करता रहे। हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल मैनेज करें तो 20,000 है, तो हमको कम से कम 7 लाख स्कूल तो मैनेज नहीं करने, हमको मोटा मोटा 20,000 स्कूल मैनेज करना। इट इज वेरी इजी। अब जस्ट सोचो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारे कॉलेजेस खोलने हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने स्टेट को सौंप दिया कि भाई एजुकेशन तुम देखो। आईसीएसई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंटरनेशनल बोर्ड है पर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इसको कैलेंडर दे दीजिए, कैलेंडर खोल दो मोबाइल में। मटर बताइए क्या बेटा मार